Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we discuss chapter 7 of class 6th CBSE NCERT book, यानी क्लास 6 की जो CBSE की बुक है ज्योग्राफी की NCERT की, उसी का चैप्टर 7 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के शुरू के जो 6 चैप्टर हैं उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देख सकते हैं और वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 का नेम है आर कंट्री इंडिया, यानी कि हमारा देश भारत। इस देश के बारे में आज हम जानेंगे। ज्योग्राफी की बुक है तो इसमें हम ज्योग्राफी के बेसिस पर कि कैसे ज्योग्राफिकल बेसिस पर हमारा देश है और हमारे देश में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे फिजिकली हमारा देश दिखता है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये इंडिया जो है चारों तरीके से, चारों तरफ से, यानी कि इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन सब जगह ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत अलग अलग हैं। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में हम लोग को हिमालयाज दिखते हैं, हिमालयन रेंजेस हैं। लेकिन अगर साउथ की बात करूं तो कोस्टल एरिया है, वेस्ट की बात करूं तो डेजर्ट एरिया है, और अगर ईस्ट की बात करूं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर पाया जाता है। तो आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा विभिन्नता है। हमारे यहाँ सिर्फ कल्चर ही अलग अलग नहीं है, रिलीजन ही अलग अलग नहीं है, हमारे यहाँ पर फिजिकल बेसिस पे भी, यानी कि अर्थ के, हमारी कंट्री के फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो इंडिया इज़ अ कंट्री विद वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, यानी कि जोग्राफिकल बेसिस पे हमारी कंट्री काफ़ी अलग है। नॉर्थ में लोफी माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, जबकि वेस्ट में अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन देखने को आपको मिलेगा। इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी का तक का जितना किलोमीटर का एरिया है वो है 3200 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश लेकर कच्छ तक की बात करूँ तो 2900 किलोमीटर का ये एरिया है। हमारे इंडिया में लोफी माउंटेन्स एक तरफ हैं तो वहीं पर डेजर्ट एरियाज भी हैं, यानी कि हमारे इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है, बर्फीला डेजर्ट भी देखने को मिलेगा आपको लद्दाख में, और थार डेजर्ट जैसे गर्म डेजर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ जहाँ साउथ में इतना पानी है, इतना कोस्टल एरिया है, वहाँ डेजर्ट एरिया में एक बूंद भी पानी नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन एरियाज है, नॉर्थन पार्ट जो है यूपी, बिहार, राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट और झारखंड का पार्ट, मध्य प्रदेश का अपर जो नॉर्दर्न पार्ट, ये सब कौन सा पार्ट हो गया? नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट हो गया, प्लेन्स वाला पार्ट हो गया। लास्ट चैप्टर 6 में हमने जो है प्लेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये सब डिस्कस किया हुआ है। आपको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ना हुई हो तो आप उस वीडियो से रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो ये वाला मतलब महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट जो है, ये सारा एरिया है जहाँ पर डेक्कन एरियाज आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी कंट्री के 2 मेजर आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, और वेस्ट वाले पार्ट में अरेबियन सी में पड़ता है लक्षद्वीप। तो ये 2 जो हैं मेजर हमारे आइलैंड्स हैं। इसके साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 121 करोड़ जो है वो लगभग क्रॉस कर चुकी है। और अगर अब मैं प्रेजेंटली बात करूँ, ये तो 2011 का सेंसस के हिसाब से है, अभी ऐसा माना जाता है कि लगभग 130 करोड़ लोगों की आबादी है, 130 करोड़ पीपल की पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में। और इसी कारण इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड कंट्री है, सेकेंड नंबर पर आता है अपनी पॉपुलेशन बेसिस पे। तो ये फैक्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आए कभी भी कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ चाइना, और सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। तो अब मैंने जो फीचर्स आपको बताए हैं, ये फीचर्स को हम मैप पे देख के समझते हैं। ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इस मैप में मैं आपको बताती हूँ कि मैप का जो नॉर्दर्न पार्ट है, देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पार्ट में हमारे इंडिया के माउंटेन्स हैं, यानी कि हिमालयाज हैं, नॉर्थ में हमारे यहाँ हिमालयाज है। इस वाले पार्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट है,
यहाँ पर ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। इसके साथ साथ इस वाले पार्ट में डेजर्ट एरिया देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो कंट्री है, हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी हो गया, एंड सदर्न पार्ट में इंडियन ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे तीन तरफ पानी है और एक तरफ लैंड एरिया है। जब किसी भी कंट्री के तीन तरफ पानी हो और एक तरफ लैंड एरिया हो तो ऐसी कंट्री को पेनिनसुला कंट्री कहते हैं। इस तरीके के रीजन को, इस तरीके की टेरिटरी को पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंड का पार्ट, एक ऐसा पार्ट लैंड का जिसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ ज़मीन हो, उसे कहते हैं पेनिनसुला। और इंडिया इज़ अ पेनिनसुला, क्योंकि इंडिया के तीन तरफ पानी है और एक तरफ ज़मीन है, सॉरी। तो दिस इज़ अबाउट इंडिया का फीचर, कि कैसे इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री कहलाता है। अब इंडिया की अगर आपको डिस्टेंस की बात करूं तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में जितना कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जितना ज़मीन वाला पार्ट है, उसके हिसाब से इंडिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हमारे यहाँ पर 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर कश्मीर है और यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो इनके बीच में लगभग 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पर कच्छ है, एक्चुअली यहीं पर कच्छ है, और यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ मान के चलती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, तो इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। और अगर पूरे ही अर्थ जो है इंडिया की बात करूँ, इसके पूरे एरिया की बात करूँ, तो वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग के हिसाब से। देखिए हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड चैप्टर ग्लोब में हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था। तो अभी जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया से कौन कौन सी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड गुजरती हैं, जो इंपॉर्टेंट रिमार्क छोड़ती हैं या इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालती हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया की फिजिकल फीचर्स के ऊपर, यानी क्लाइमेट के ऊपर या फिर इंडिया की लोकेशन के हिसाब से उसकी टाइमिंग के ऊपर, ये सब कुछ। तो देखिए अगर मैं वर्ल्ड के उसमें इंडिया को देखूं तो मान लीजिए ये ग्लोब है, इसको आप ले लीजिए पिक्चर को, ये ग्लोब है और इस ग्लोब में मैं इंडिया को शो कर रही हूँ, येलो कलर से इंडिया शो रखा है। तो देखिए अगर ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये एंटार्क्टिक है, नहीं सॉरी, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है। ओके, तो हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो हमारा इंडिया काफ़ी दूर है, तो इसका इफेक्ट तो इस पर नील है, ज़ीरो है। लेकिन बाकी चीज़ों से इक्वेटर से भी थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा गैप नहीं है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बिल्कुल बीचा बीच में से काट रहा है और इस पिक्चर में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन और ये इंडिया को बिल्कुल बीचा बीच में से कट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो इफेक्ट है, इस लाइन के लैटिट्यूड का जो इफेक्ट है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन का जो रहता है सिस्टम, वो यहाँ पे इंडिया को इफेक्ट करता है। इस पिक्चर में भी आप समझ सकते हैं देखकर, तो वो आप लैटिट्यूड वहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से आप लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं कि कौन सी लॉन्गिट्यूड इंडिया के पास से गुजर रही है, ये वाली 90 डिग्री ईस्ट की लॉन्गिट्यूड इंडिया के ऊपर से गुजर रही है। ये वाली इंडिया से दूर है और बाकी बीच में कोई लैटिट्यूड अगर मेजरली माना जाए
तो नहीं है। तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक तो पहली बात ये है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये देखिए कि ये अर्थ है हमारी, और इस अर्थ को अगर मैं इक्वेटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और कहती हूँ ये नॉर्दर्न है, ये साउथ सदर्न है, तो इस पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी इंडिया इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके साथ साथ इंडिया को बिल्कुल बीचा बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटती है। 23 डिग्री 30 नॉर्थ की लाइन है। ये जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ लिखा हुआ है ये इस लैटिट्यूड का नेम है। इसके साथ साथ हमारे इंडिया की साउथ से नॉर्थ की जो मेनलैंड है ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच में है। यानी कि जो लैटिट्यूड्स एक ग्रिड पैटर्न बनाते हैं ना, एक लैटिट्यूड यहाँ यहाँ है, यहाँ 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 है, तो नॉर्थ वाली कौन सी है इंडिया में, ये वाली है, और साउथ वाली ये वाली है। इसके साथ साथ ईस्ट वाली ये वाली है और वेस्ट वाली ये वाली है। ओके, तो ये आप याद कर सकते हैं। अब लैटिट्यूड्स अलग हैं जगह जगह के, लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं कि भाई इंडिया का कुछ पार्ट तो अलग लैटिट्यूड में लाई कर रहा है, कुछ अलग में लाई कर रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता रहा टाइम पर। होता ये है बेसिकली कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले ही सूरज उग जाता है। अगर उस टाइम को हम फॉलो करें तो वहाँ पर जब 7 बजेंगे यहाँ पर 5 बजेंगे, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में 7 बजेंगे तब गुजरात में 5 बजेंगे, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है। इंडिया ही नहीं बाकी कंट्रीज़ ने भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब कि कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना एक मिलके एक टाइम सेट कर लेती हैं, उसी टाइम को पूरी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है। अब चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में खड़े हों, चाहे आप गुजरात में खड़े हो, चाहे आप तमिलनाडु में खड़े हों, या चाहे आप कश्मीर में खड़े हो, अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में खड़े हैं तो आपको सेम टाइम ही शो होगा आपकी वॉचेस पर। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑफिशियल वर्क जो हैं वो ढंग से हो सके। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता कंट्री में तो कितना डिफ़िकल्ट होता हमारे लिए ट्रैवल करना या ऑफिशियली वर्क करना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई स्कूल का टीचर है, वो है अरुणाचल प्रदेश का, दिल्ली में वो वर्क करते हैं, और मान लीजिए अभी लॉकडाउन की वजह से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ वो टाइमिंग अलग होता, हमारे यहाँ वो टाइमिंग अलग होता। तो लेकिन इन सब से बचने के लिए ये स्टैंडर्ड टाइम को एक्सेप्ट किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि देखा जाता है कि कौन सी लॉन्गिट्यूड जो है माना जाए, कौन सी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ऐसा हर कंट्री की मेजर पार्ट को कवर कर रही है, ऐसे पार्ट से गुजर रही है जहाँ से मेजर पार्ट जो है कवर हो सके, उसी पे जो टाइमिंग हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज आ स्टैंडर्ड टाइम। तो एक बार हम इस वाले मैप से जो है समझ सकते हैं। तो इस मैप पर आप देखेंगे कि इंडिया जो है, अगर इंडिया जो है वो इस कुछ लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है, एक लॉन्गिट्यूड ये है और एक लॉन्गिट्यूड ये है, लेकिन ये तो काफ़ी दूर है और ये बहुत कम एरिया कवर कर रही है इंडिया का। तो हमें एक ऐसी लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत है, एक ऐसी लॉन्गिट्यूड को हम चूज़ करेंगे जो लगभग यहाँ से पास हो रही हो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इंडिया के बिल्कुल मिडल वाला पार्ट है। अगर कोई लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रही है तो वो क्या करेगी, एक ऐसा टाइम बता रहेगी जो कि इंडिया को हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया के लिए। तो एक लॉन्गिट्यूड जो कि यहाँ से पास होती है 82 डिग्री 30 ईस्ट की, जिसे हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे अगर 2 बज रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया में भी 2 बज रहे हैं। और इस लॉन्गिट्यूड पे अगर 8 बज रहे हैं सुबह के तो पूरे इंडिया में 8 बज रहे हैं सुबह के। तो इस तरीके से जो है स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है। हमारी कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम की लॉन्गिट्यूड है जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में। हमारी कंट्री में एक ही लॉन्गिट्यूड है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम की मेरिडियन है जो कि मुजफ्फरपुर से होकर गुजरती है यूपी में। और बाकी कंट्री जैसे बड़ी बड़ी कंट्री जैसे रशिया है या फिर कनाडा है, यूएसए है, इनमें स्टैंडर्ड टाइम को घोषित करने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम को एक्सेप्ट करने के लिए 2 से 3, 7, 8, 11 इस तरीके की जो है स्टैंडर्ड टाइम है, और इतनी सारी मात्रा में वहाँ पे मेरिडियंस को एक्सेप्ट किया गया है एज अ स्टैंडर्ड
टाइम। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियाज़ नेबर। तो नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? 7 कंट्रीज़ हैं जो हमारी पड़ोसी देश हैं, यानी ऐसी कंट्रीज़ हैं 7 कंट्रीज जिनसे हम लैंड बेसिस पर यानी कि हम बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफगानिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सी है? एक है श्रीलंका। अब आप लोग पूछेंगे कि श्रीलंका से तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है इसका कुछ पार्ट जो है वो पर्ल स्टेट से जुड़ा हुआ है इंडिया से, यानी कि बहुत हल्की सी जो है हम कह सकते हैं एक मिट्टी का रास्ता हम कह सकते हैं छोटा सा वो। तो ये इंडिया के नेबर के बारे में हो गया। अब जानते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, यानी कि इंडिया को अभी तक हमने फिजिकल बेसिस पे डिवाइड करके देख लिया। अब हम जानेंगे कि इंडिया को पॉलिटिकल बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये तो है फिजिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप ये वाला है, इसमें आप देखिए। तो देखिए हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं। अब अपनी बुक में 29 लिखे हैं क्योंकि बुक अभी अपडेट नहीं हुई है। एट प्रेजेंट 28 स्टेट हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो यही इसके आप नेम याद रख सकते हैं और कैपिटल्स याद रख सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज याद रख सकते हैं। यही इम्पॉर्टेंट है और यही इस डिवीज़न में आता है। अब हम जानेंगे इंडिया के फिजिकल डिवीज़न के बारे में। तो आई थिंक दिस इज़ द होल चैप्टर। तो एक फिजिकल डिवीज़न आपको बता देती हूँ मैं कि इस चैप्टर को देखिए, इस मैप को देखिए आप। फिजिकली अगर मैं इंडिया को डिवाइड करने की बात करूँ तो ये ऊपर क्या है हमारे इंडिया में? हिमालयाज़ हैं। नीचे वाला पार्ट में क्या है? कोस्टल एरिया है। इधर ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है कि ईस्ट में है जो घाट, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट है यानी वेस्ट में है जो घाट। ये वाला पार्ट जो कहलाता है इंडिया का, ये कहलाता है डेक्कन एरिया यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, ये वाला है डेजर्ट एरिया। ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है इंडियन ओशन। तो ये इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिजिकल डिवीज़न के बारे में है। थोड़ी सी स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। तो फिजिकल डिवीज़न मतलब कि फिजिकल बेसिस पे, ज्योग्राफी बेसिस पे कैसे इंडिया को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है हिमालयाज़। हिमालय का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे हर जगह स्नो ही स्नो है। हिमालयन रेंजेस को, हिमालयन माउंटेन्स को 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं ग्रेट हिमालयाज़, हिमाद्री। मिडल में आते हैं मिडल हिमालयाज़, हिमाचल। और लास्ट में आते हैं शिवालिक यानी कि सदर्न मोस्ट रेंजेस हिमालयाज़ की। जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो ग्रेट हिमालयाज़ यानी हिमाद्री वाले हिस्से में देखने को मिलेंगी आपको। तो इस मैप से आप समझ सकते हैं। इस मैप में आप देखिए तो ये पूरा रीजन जो है ये हिमालयन रीजन है ना। और इस हिमालयन रीजन में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है रेंजेस की, माउंटेन रेंजेस की, रेंजेस मतलब जब एक कतार में माउंटेन्स होते हैं तो सबसे ऊपर वाली रेंजेस है इसे कहते हैं हिमाद्री, ग्रेट हिमालयाज़। और बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची चोटियाँ जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और जो है ये K2 यहाँ पर है, ये सब इसी माउंटेन रेंजेस में आपको देखने को मिलेंगी। मिडल वाले हिमालयाज़ को कहते हैं मिडल हिमालयाज़ और सदर्न मोस्ट वाले को कहते हैं शिवालिक यानी कि सबसे नीचे वाले जो हिमालयन रीजन है। हिमालय को अ बॉडी ऑफ स्नो भी कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ जो है स्नो ही स्नो है यहाँ पर। इसके साथ साथ हिमालयस के नीचे आते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। प्लेन वो एरियाज़ होते हैं जो कि किसी रिवर के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि रिवर जो भी डिपॉजिट लेके आई, जो भी सेडिमेंट्स लेके आई, उसने वहाँ पे वो इकट्ठे करती गई और उससे प्लेन एरियाज़ क्रिएट हो गए। और प्लेन एरियाज़ क्रिएट होने के कारण ये काफ़ी रिवर के पानी से बने हैं, रिवर के जो मिट्टी फर्टाइल लेके आई उससे बने हैं, तो ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। इनमें बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती भी है।
यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है, इसे एल्यूवियल डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यमुना रिवर आपको दिख रही होगी, गंगा रिवर आपको दिख रही होगी। तो ये रिवर देखिए बहुत सारे फ्लो लेके आई होंगी, तो यहाँ पर बन गए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये एरिया कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया। उसके बाद आता है नीचे वाला एरिया यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कैसा एरिया है जो कभी ना कभी किसी वोल्केनो के फटने की वजह से बना होगा। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होती है, पर यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे सदर्न में हमारे इंडिया में जो है ये कोस्टल एरिया लोकेट करता है। कोस्टल एरिया में वेस्टर्न साइड में आते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न साइड्स में आते हैं ईस्टर्न घाट्स। बहुत सारी जो रिवर्स हैं जो कि पेनिनसुला सदर्न इंडिया में फ्लो करती हैं, वो ईस्ट की तरफ ड्रेन करती हैं, यानी कि वो ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। जबकि 2-3 रिवर्स ही है, जैसे कि नर्मदा एंड तापी, पहले एक रिवर और हुआ करती थी, वही रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जो है ड्रेन करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नर्मदा रिवर, तापी रिवर की मेंशन है। वेस्टर्न घाट्स यानी कि सहदरीज भी कहा जाता है इनको, और कोस्टल प्लेन की मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ जो है हमारे 2 जो है आइलैंड्स हैं अरेबियन सी में, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमने पढ़ा है इस सब के बारे में। इस पिक्चर में आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं इंडिया के फिजिकल डिवीज़न को। हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्दर्न प्लेन हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बाद में समझने के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये रिवर्स का था कि भाई किस तरीके से कौन कौन सी रिवर ने डिपॉजिट किया। गंगा रिवर, यमुना रिवर ने मिलकर यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है। इसके साथ साथ बहुत सारी रिवर जो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सदर्न एरिया में फ्लो करती हैं। और दोनों ये बता दिया मैंने आपको। तो दिस इज़ दी होल चैप्टर। तो पहले जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है। तो इंडिया की जो टोटल एरिया है उसका वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई है 3200 किलोमीटर, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो कहलाता है 2900 किलोमीटर की। इसके साथ साथ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हिमालयाज हैं और 3 तरफ पानी है, इसलिए इसको पेनिनसुला भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ईस्ट साइड में वेस्ट ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। इसके साथ साथ हमारे कंट्री में फिजिकल डिवीज़न बहुत ज़्यादा है। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ऊपर आते हैं हिमालयाज भी 3 रेंजेस हैं। सबसे ऊंची हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालयाज, दूसरी मिडल हिमालयाज और थर्ड शिवालिक। उसके बाद नीचे आए तो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि वो एरियाज जो कभी ना कभी रिवर के डिपॉजिट की वजह से बने, यानी रिवर ने जो भी वो सेडिमेंट्स लेके आई, बहा कर लाई, उसने वहाँ इकट्ठी करती गई और एल्यूवियल सॉइल जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई, वहाँ पॉपुलेशन अच्छी बस गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर आसानी से हो सकता है, प्लेन एरिया है, आसानी से ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ मैनेज है। अगर उसके नीचे आए हम लोग तो हम पाएंगे डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया। ऐसा एरिया जो वॉल्केनो फटने की वजह से कहीं बना होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फिर कोस्टल एरिया का सदर्न इंडिया में आते हैं तो सदर्न इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, नर्मदा तापी ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब रिवर जो हैं बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट वाला एरिया है, जबकि ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न की अगर बात करूँ तो पॉलिटिकली हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और अभी कुछ यूनियन टेरिटरीज नई बनी हैं, आप उनको देख सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। और यही चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिकली। तो अगर आपको चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल बटन प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूं। बाकी पहले के चैप्टर्स की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेकर देख सकते हैं। आगे के चैप्टर्स की वीडियो मैं लेके आऊँगी। क्लास 7 की वीडियोज़ मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी डाउट हो या आपको मेरा वर्क अच्छा लगा हो तो आप एप्रिसिएशन भी दे सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।